India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस से सुप्रीम कोर्ट के 1000 फैसले 10 भाषाओं में उपलब्ध। देश की हर भाषा में अनुवाद होंगे फैसले। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की पहल। हिरासत में मौत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एमएक्स अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, डीके बसु मामले के दिशा निर्देश के बावजूद लॉकअप में दी जा रही हैं यातनाएं। गिरफ्तार करने की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की मांग। बिहार के 2500 मदरसों में फर्जीवाड़े की होगी जांच। पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को दिया आदेश। 609 मदरसों की अनुदान राशि पर लगाई रोक। रेप पीड़िता अगर गर्भपात की इच्छुक तो उसी दिन मेडिकल बोर्ड के सामने करें पेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की। गणतंत्र दिवस से इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स या ESCR परियोजना अब विभिन्न भारतीय अनुसूचित भाषाओं में शीर्ष अदालत के फैसले प्रदान करना शुरू कर देगी। पहली खेप में 1000 फैसलों को 10 भाषाओं में अनुवाद करके जारी किया गया है। CJI ने कहा था कि अभी सभी फैसले अंग्रेजी में होते हैं, इसलिए 99.9% नागरिक समझ नहीं पाते। शीर्ष अदालत के फैसले कोर्ट की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड या NJDG पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट देशवासियों को बड़ी सौगात दे रहा है। आज से सुप्रीम कोर्ट के 1000 से ज्यादा फैसले 10 भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराने का फैसला किया है। अब इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को 1000 से अधिक फैसलों का 10 भाषाओं में अनुवाद जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि भाषाओं का दायरा अभी और बढ़ाया जाएगा। चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले कहा कि अन्य महत्वपूर्ण और मील का पत्थर माने जाने वाले फैसलों के अनुवाद का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी के अलावा इन फैसलों का अनुवाद पूर्वी और पूर्वोत्तर की भाषाओं जैसे उड़िया, असमी, खासी, गारो, पंजाबी, नेपाली और बांग्ला में भी किया जा रहा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। शीर्ष अदालत के फैसले उसकी वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड या NJDG पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। अयोध्या के काफी पुराने राम जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुवाद का काम भी तेजी से चल रहा है। अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की विशेष पीठ के फैसले का अनुवाद भी काफी हद तक पूरा हो गया है। गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल के कार्यक्रम में कहा था कि शीर्ष अदालत के निर्णयों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। CJI के इस फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वागत किया था। हाल ही में CJI ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में होते हैं और इसे 99.9% जनता समझ नहीं पाती। CJI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुवाद के लिए एक कमेटी के गठन का भी ऐलान किया था।
जस्टिस अभय ओका को इस कमेटी की कमान सौंपी गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हिंदी के साथ ही गुजराती, उड़िया और तमिल भाषा में अनुवाद सुनिश्चित करेगी। कोर्ट के फैसलों के अनुवाद का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्री के भीतर आंतरिक संचार को अनिवार्य करने वाली नीति निर्धारित की है, जिससे कि आपसी संचार अब पेपरलेस या बिना कागज के होंगे। अब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री सदस्यों के बीच सभी आधिकारिक संचार सख्ती से ऑनलाइन मोड के माध्यम से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने का भी फैसला किया है, जहां हर फाइल को केवल आंतरिक नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। पहले संचार का माध्यम कागज के माध्यम से होता था, जहां कर्मचारी कार्यालय नोट तैयार करते थे और फाइलों को भौतिक रूप से स्थानांतरित करते थे। शीर्ष अदालत के एक सूत्र ने स्पष्ट किया, ये अब ऑनलाइन किया जाएगा। कार्यालय की पूरी जो प्रक्रिया है अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। किसी भी प्रक्रिया को फिर से तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा। प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय को प्रतिदिन 300 से 400 ईमेल संचार प्राप्त होते हैं, जिन्हें मुद्रित किया जाता है और पद के अनुसार चिन्हित किया जाता है। पेपरलेस पॉलिसी अपनाने से प्रतिदिन 300 से 400 पेपर केवल एक रजिस्ट्रार के कार्यालय में ही बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वकीलों के लिए ऑनलाइन पेशी की शुरुआत की थी, जिससे शारीरिक पेशी पर्ची दाखिल करने की जरूरत समाप्त हो गई थी। अब तक लगभग 72,000 ऑनलाइन अपीयरेंस चिन्हित किए जा चुके हैं, जिससे कागज की कुल 72,000 शीट की बचत हुई है। ये संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के एमिकस और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि डीके बसु मामले के दिशा निर्देश के बावजूद हिरासत में यातनाओं में कमी नहीं आई है। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को पारित करने का आग्रह किया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 20 फरवरी से पहले प्रस्तावित प्रस्तुतियों पर संक्षिप्त नोट देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हिरासत में मौत के मामले पर सुनवाई हुई। इस बाबत डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के ऐतिहासिक फैसले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार करने की शक्तियों के दुरुपयोग और हिरासत में यातना को रोकने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश पारित करने का अनुरोध किया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष वे 24 जनवरी को इस मामले में आगे मांगे गए अतिरिक्त निर्देशों का विवरण देते हुए एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए। पीठ ने इस पर ध्यान देते हुए राज्यों, केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों से 20 फरवरी से पहले प्रस्तावित प्रस्तुतियों पर संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने को कहा। पीठ सिंघवी द्वारा एमिकस क्यूरी के रूप में दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हिरासत में यातना के खिलाफ अतिरिक्त दिशा निर्देशों के लिए डीके बसु मामले में कार्रवाई को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी। डीके बसु मामले में दिए गए 1996 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग की जांच के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। पीठ ने सिंघवी के आवेदन पर विचार करते हुए शुरू में पूछा कि क्या मामले को लंबित रखना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही पारित किए जा चुके हैं। पीठ ने सिंघवी से पूछा, कम से कम 3 आदेश पारित किए गए और अदालतें उनका पालन कर रही हैं। सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिशा निर्देशों के बावजूद हिरासत में प्रताड़ना की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। उन्होंने तमिलनाडु में पिता पुत्र की हिरासत में हत्या से संबंधित 2020 के जयराज बेनिक्स मामले का उल्लेख किया। सिंघवी ने कहा कि एक प्रमुख मुद्दा ये है कि डीके बसु दिशा निर्देश औपचारिक गिरफ्तारी के समय के बाद ही काम करना शुरू करते हैं। दिशा निर्देशों में से एक में कहा गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हिरासत में मौत के केवल उन मामलों में अनिवार्य है जहां गड़बड़ी या अपराध करने का उचित संदेह है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अन्य मामलों में जहां मौत प्राकृतिक कारणों से या बीमारी के कारण हुई है, इसे एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जा सकता है। सिंघवी ने कहा, लेकिन ये एक प्रतिबंधात्मक विचार है।
NHRC ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनका दिशा निर्देश CRPC की धारा 176 में संशोधन के विपरीत है। उनके अनुसार सही स्थिति ये है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में होने वाली मौतों के सभी मामलों की जांच की जानी चाहिए, जिसमें प्राकृतिक मौत या किसी बीमारी के कारण हुई मौत भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में MCD मेयर चुनाव का मसला पहले से ज्यादा गहराता जा रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैली ओबराय ने मेयर चुनाव को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने का आदेश देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी शैली ओबराय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा कि MCD मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से हो। उनकी याचिका पर शुक्रवार यानी 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही थी। दरअसल MCD मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव बार-बार स्थगित हो रहा है। पहले 6 जनवरी को हंगामा और मारपीट की वजह से चुनाव स्थगित हुआ और 24 जनवरी को एक बार फिर हंगामे की वजह से ही पीठासीन अधिकारी ने मेयर चुनाव को अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया। बीजेपी के इस रुख से खफा आप उम्मीदवार शैली ओबराय ने मेयर का चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शीर्ष अदालत से तय समय में मेयर का चुनाव कराने की मांग की है। शैली ओबराय ने बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। 15 साल बाद आपने बीजेपी को MCD इलेक्शन में सत्ता से बेदखल कर दिया। MCD में चुनाव में आपको बहुमत मिला है। कुल 250 पार्षदों में 134 पार्षद जीतकर MCD पहुंचे हैं। बीजेपी के 104 पार्षद जीत हासिल करने में सफल हुए। 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर दिल्ली नगर निगम में पहुंचे हैं। यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी और आप के बीच मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर 1.5 माह से ज्यादा समय से घमासान जारी है। पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिहार के सभी जिलों में मौजूद मदरसों की जांच की जाएगी। फैसले के मुताबिक राज्य में मौजूद करीब 2500 मदरसों की जांच की जाएगी, जिन पर फर्जी कागजात के जरिए संचालन का आरोप है। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच पूरी होने तक 609 मदरसों के अनुदान को रोक दिया है। प्रशासन को 14 फरवरी तक रिपोर्ट देने का निर्देश है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 2459 मदरसों में फर्जीवाड़े के जांच के आदेश दिए हैं। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को कहा है कि 29 नवंबर 1980 के बाद उन सारे मदरसों की जांच राज्य सरकार करे जिन्हें अनुदान मिल रहा है। हाईकोर्ट ने 609 मदरसों की अनुदान राशि रोकने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही 14 फरवरी तक रिपोर्ट देने को भी कहा है। अब 14 फरवरी को ही इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इसे लेकर याचिका दायर की गई थी। इसमें बिहार के मदरसों में सरकारी अनुदान को लेकर लूट करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट की तरफ से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह भी कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर मदरसों की जांच की प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर दें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताया कि दूसरे जिलों में सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले कुल 609 मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तय समय पर जांच रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजी गई। इसके बाद सभी जिले के डीएम को पत्र लिखा गया। इस मामले में सिर्फ सीतामढ़ी से रिपोर्ट आई है। हाईकोर्ट ने दूसरे जिलों से रिपोर्ट नहीं आने पर नाराजगी जताते हुए बिहार के कुल 2459 मदरसों में जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को ये भी आदेश दिया है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक 609 मदरसों को अनुदान राशि न दें। साथ ही इन मदरसों की मान्यता को लेकर दर्ज की गई FIR पर पुलिस को जल्द से जल्द जांच पूरी करने के निर्देश और DGP को जवाब देने को भी कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ में ये आदेश दिया गया है। ये याचिका सीतामढ़ी के मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल ने पटना हाईकोर्ट में दायर की थी। इसमें बिहार के मदरसों में सरकारी अनुदान को लेकर लूट करने का आरोप लगाया गया था। बिस्मिल के वकील राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया
कि माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक मोहम्मद तस्निमुर रहमान ने सरकारी अनुदान लेने वाले सीतामढ़ी के मदरसों की जांच रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी कागजात पर जिले में करीब 88 मदरसों ने सरकारी अनुदान लिया है। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। याचिका दायर करने वाले वकील राशिद इजहार का कहना है कि फर्जी कागजात के आधार पर खुले मदरसों को मोटा अनुदान दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट 14 फरवरी से पहले सौंपने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के उन मामलों के संबंध में जांच अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जहां पीड़िता मेडिकल जांच के बाद गर्भवती पाई जाती है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की मेडिकल जांच के समय यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराना जरूरी होगा। अदालत ने आगे कहा कि जब पीड़िता जो बालिग है और यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती पाई जाती है, गर्भपात कराना चाहती है, तो जांच अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि उसे उसी दिन मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए। जहां एक नाबालिग पीड़िता यौन हमले के कारण गर्भवती हो रही है, अदालत ने निर्देश दिया कि उसे उसके कानूनी अभिभावक की सहमति पर और गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए ऐसे कानूनी अभिभावक की इच्छा पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। अदालत को बताया गया कि दिल्ली के 4 अस्पतालों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। कोर्ट ने आगे कहा, अगर इस तरह के बोर्ड द्वारा किसी नाबालिग पीड़िता की जांच की जाती है तो उचित रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों के सामने रखी जाएगी, ताकि अगर न्यायालयों से गर्भावस्था को समाप्त करने के संबंध में कोई आदेश मांगा जा रहा है तो संबंधित न्यायालय को और अधिक समय नहीं गंवाना पड़ेगा और वो संकट में उसी पर शीघ्रता से आदेश पारित करने की स्थिति में है। अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि प्रत्येक जिले के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे जांच अधिकारियों के साथ साथ पीड़ित को भी असुविधा हो रही है। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे बोर्डों का गठन पहले से होना अनिवार्य होना चाहिए। अदालत ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2 महीने के भीतर निर्देशों के अनुपालन को साझा करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए कि ऐसे स्कूलों में शिक्षकों को चालू शैक्षणिक सत्र समाप्त होने तक जारी रखने की अनुमति दी जाए और छात्रों को शिक्षकों की इसकी अनुपलब्धता के कारण परेशानी ना हो। अदालत 2018 में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उत्तरी दिल्ली के किंग्सवे कैंप में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज में सुविधाओं की कमी और शिक्षण स्टाफ की कमी का जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि 12 दिसंबर 2022 को पारित आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार के समाज कल्याण निदेशक यह सुनिश्चित करने में सहयोगी थे कि विशेष रूप से विकलांग बच्चों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और अधिकांश मुद्दे जो निदेशक की शक्तियों के भीतर हैं हल किए गए। हालांकि वकील ने प्रार्थना की कि अधिकारियों को शिक्षा विभाग द्वारा विचाराधीन स्कूलों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया जाए। अदालत को सूचित किया गया कि दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने के लिए लगभग 5 स्नातकोत्तर शिक्षकों को विभिन्न विषयों के लिए तैनात किया गया था। हालांकि उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा वापस ले लिया गया। वकील ने प्रार्थना की कि शिक्षा निदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए कि परीक्षा समाप्त होने तक शिक्षकों को स्कूल में बने रहने की अनुमति दी जाए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए शिक्षकों की कमी है और इसलिए शिक्षा निदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाए कि ऐसे छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट का साफ कहना है कि कोविड-19 टीकाकरण को लेकर कोई भी संस्थान अपने कर्मचारी पर दबाव नहीं बना सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए मजबूर करने से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि नियोक्ता वैक्सीनेशन पर जोर नहीं दे सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सरकारी स्कूल के शिक्षक की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किए बिना पढ़ाने और अन्य जिम्मेदारियों को निभाने की अनुमति मांगी गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ता को सेवा लाभ के लिए संबंधित प्राधिकरण को एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देते हुए राहत दी और निर्देश दिया कि इस पर निर्णय 30 दिनों के भीतर लिया जाए। इससे पहले जैकब पुलियल बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था कि ये एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो किसी भी चिकित्सा उपचार को लेने से इनकार कर दे जब तक कि उसके स्वयं के स्वास्थ्य का संबंध है। नरेंद्र कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में एक समन्वय पीठ द्वारा पारित एक अन्य आदेश में सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक प्रस्तुत किया था कि किसी भी कंपनी को टीकाकरण अनिवार्य कराने की आवश्यकता नहीं है और सभी कर्मचारियों को आवश्यकता के बिना अपनी नौकरी पर लौटने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने उपरोक्त आदेशों पर कहा, समान तथ्य स्थितियों से संबंधित आदेशों के मद्देनजर सभी लंबित आवेदनों सहित वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि पारित विभिन्न आदेशों के अनुसार नियोक्ता द्वारा कोविड-19 टीकाकरण पर जोर नहीं दिया जा सकता। शिक्षक के वकील ने प्रस्तुत किया कि सेवा लाभ के संबंध में प्रतिनिधित्व 14 जून 2022 को किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध में अपने फेसबुक अकाउंट पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी। जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि क्योंकि जिन अपराधों के तहत आरोपी का चालान किया गया है उनमें अधिकतम 3 साल की सजा है और वो सितंबर 2022 से यानी लगभग 3 महीने से अधिक समय से जेल में है। अदालत ने यह भी माना कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और सभी अपराध मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ट्रायल करेंगे, इसलिए वो जमानत पर रिहा होने का हकदार है। कोर्ट एक साजिद उर्फ साजिद प्रधान की जमानत याचिका पर विचार कर रहा था जिस पर आईपीसी की धारा 295A, 505 उपधारा 2 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सितंबर 2022 में कथित अपराधों के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। उसने ये तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि वो निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और अगर आरोप स्वीकार भी कर लिए जाते हैं तो भी सभी अपराध मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ट्रायल करेंगे और अपराधों के लिए अधिकतम सजा 3 वर्ष की है और आवेदक सितंबर 2022 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। दूसरी ओर राज्य के वकील ने जमानत मांगने वाले आरोपी की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि कथित अपराधों के लिए अधिकतम सजा 3 साल है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वो सितंबर 2022 से तब से जेल में है। मामले के मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना कोर्ट ने वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक वैनिजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के 2 जमानतदारों को पेश करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.